चलिए, ओके। सो मैंने कहा कि जी और हमारे पास जो साइटेशन का रिकॉर्ड आएगा वो आता है पिछले साल का। उसमें 6-7 महीने लग जाते हैं और इसका हम वेरिफिकेशन में भी कर लेते हैं। बहरहाल ये कि साइटेशंस काउंट होती हैं, उसको हम अगर ए कहें कि जी ए आ गया, नंबर ऑफ साइटेशंस इन अ ईयर, लाइक इन दिस केस 2023 का डाटा आपने कलेक्ट किया। और उसके बाद बी में वो डाटा आएगा जो कि इसमें वो साइट्स हैं जो कि उन आर्टिकल्स को मिली हैं जो कि इससे 2 साल पहले पब्लिश हुए थे, 21-22 में। 23 में उनकी साइट्स सेपरेट कर ली जाती हैं जो कि प्योरली उन आर्टिकल्स की होती हैं जो कि 21 और 22 में पब्लिश हुए होते हैं ऑन दैट जर्नल जिसका आप फॉलो कर रहे हैं। तो दैट इज अ सबसेट ऑफ ए, ये साइटेशंस कम होती है। ठीक है। टोटल साइट्स तो पुराने आर्टिकल्स की भी हो सकती है ना। और जर्नल पिछले 40 साल से पब्लिश हो रहा है तो कोई 1940 का आर्टिकल भी साइट हो सकता है, 70 का भी हो सकता है, लेकिन हम उनमें से वो साइट्स सेपरेट करेंगे जो कि 23 में साइट हुए हैं बट 21-22 में पब्लिश हुए थे, 2 साल का। सी इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब ये वो आर्टिकल्स हैं जो कि 21-22 में पब्लिश हुए, वो सी आ गया। तो जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है दैट इज डी, विच इज you keep your citations in numerator, you keep your number of articles in the denominator. This gives you the impact factor. सर उसमें थोड़ी बी में कंफ्यूजन है कि मतलब जो 2023 में उसको आर्टिकल पब्लिश हुआ उसका, लेकिन उसमें साइटेशन उसने वो ले लिया जो 2021 और 22 की थी। और सेकंड ये कि ये जो नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश, ठीक हो गया सर वो कौन वही सा है ना, सही वही है? आर्टिकल्स जो वो जो पब्लिश हुए हैं वो डिनोमिनेटर में गए और उन्हीं की साइट्स आपने ऊपर रखी। इसलिए इम्पैक्ट फैक्टर को हम कहते हैं 3 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर या 2 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर, कि आप सिर्फ 2 साल का डाटा कैलकुलेट करके इम्पैक्ट फैक्टर निकालते हैं, पुराने वाले को एक्सक्लूड करते जाते हैं ताकि आपको एक लेटेस्ट फिगर मिले कि यार अब ये परफॉर्म कैसे कर रहा है। हो सकता है कोई जर्नल पहले इस हिस्ट्री में बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहा हो, बट यू ट्राई टू गेट दी लेटेस्ट स्टेटस ऑफ अ जर्नल की जी नए पेपर्स भी जो पब्लिश हो रहे हैं वो साइट हो रहे हैं साथ साथ, सिर्फ ये पुरानों को नहीं खा रहा। लाइक आपका सी जीपीए एक सेमेस्टर में होता है, लोग जो है ना वो 8वें सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर का जीपीए खा रहे होते हैं, गंदा परफॉर्म करते हैं। पुराना जीपीए चूंकि अच्छा होता है तो वो चलता रहता है, 2 से ऊपर रहता है। ठीक है। तो इसलिए पुराना जीपीए निकल गया, सिर्फ आखिरी 2 सेमेस्टर का जीपीए काउंट करके आप अगले जीपीए पे उसको परफॉर्म देंगे जी, नहीं आपको तो प्रोबेशन मिलेगी क्योंकि आपने तो पिछले 2 जीपीए आपके अच्छे नहीं है। ठीक है, पहले 2 में अच्छे थे आप। तो पॉइंट ये है कि दिस इज हाउ दीज कैलकुलेशंस आर डन। इसमें मैं भी आपको जर्नल खोल के दिखाता भी हूँ कि हाउ दे हैव गिवन से सम फिगर। इसके अंदर एक फर्दर क्लैरिफिकेशन या कहें कि इम्प्रूवमेंट्स क्योंकि चल रही होती हैं। बाज़ औक़ात सेल्फ साइट्स होते हैं, एक जर्नल ने अपने आपने आर्टिकल्स को ही साइट किया होता है टू इम्प्रूव द साइटेशंस। सो दिस वाज नोटिस्ड सम टाइम्स बैक, सो अकॉर्डिंगली दिस हैज बीन सबट्रैक्टेड नाउ। अब आप नया इम्पैक्ट फैक्टर जो निकलता है वो उसमें सेल्फ साइट्स को वो माइनस कर देते हैं कि अगर एक जर्नल में अपने ही आर्टिकल्स पब्लिश हुए, रेफर हुए हुए, तो उनको आप निकाल दें। So again, it would be sites, but less self sites divided by articles published. So सिर्फ outer articles, outer journals के अंदर ही sites को consider किया जाता है to calculate the impact factor. तो जर्नल्स इंडेक्स होगा वेब ऑफ साइंस के साथ, वो कलेक्शन ऑफ डाटा करेगा, कलेक्शन ऑफ डाटा करके वो देगा क्लैरीवेट एनालिटिक्स को और वो इसका इम्पैक्ट फैक्टर जेसीआर की फॉर्म में हर साल पब्लिश करेगा। तो अभी आपको ऑनलाइन अगर आप जाते हैं तो आपको हो सकता है कि एक आपको जेसीआर नजर आए जो कि इस साल 2024 की होगी। और वो आपको लोगों ने, क्योंकि ये पेड सर्विसेज होती हैं, वेब ऑफ साइंस की अपना एक वेब पेज है, उस पर आप जाएंगे तो इम्पैक्ट फैक्टर आपको नजर नहीं आएगा, बट यू कैन वेरीफाई अ जर्नल की वो इंडेक्स लेके नहीं। हम उस पर जा भी जाके देख भी लेते हैं। लेट्स सी के मैं एक वेब पेज खोलता हूँ। और सॉरी, ये वो इसके जर्नल्स को देता है या सिर्फ एक स्पेसिफिक पेपर बताओ? जर्नल्स को सर, जर्नल। आर्टिकल्स को मतलब सिंपल आर्टिकल को तो नहीं मिलता ना, वो तो पब्लिश हो गया। उस आर्टिकल की अपनी साइटेशंस अलग से निकल सकती है कि इस आर्टिकल मैं अब वो भी दिखाता हूँ कि एन आर्टिकल कुड हैव number of citations, but impact factor is not given to an article, it is given to a journal, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। तो ये वेब ऑफ साइंस की थोड़ी सी एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पे है कि वेब ऑफ साइंस बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स, formerly Thomson Reuters and also formerly known as ISA Web of Knowledge, is a research platform that gives access to a curated collection of over 20,000 plus reviewed high quality scholarly journals published worldwide.
Web of Science is the one of the world's most renowned publisher independent global citation database. So it's a global citation database which is publisher independent. It's a third party platform. Web of Science covers research journals, books, conference proceedings, covers journals from various fields, बायोमेडिकल, लाइफ साइंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैंने कहा ना इसके दो साइटेशंस हैं, एक साइंस साइटेशन है और एक सोशल साइंसेस इंडेक्सेशन है। तो दोनों कैटेगरी के जर्नल्स जो हैं वो यहाँ पे इसमें इंडेक्स होते हैं। लेट मी गो ऑन टू अ वेब पेज ऑफ वेब ऑफ साइंस, थोड़ा सा वहां उसको लिंक करते हैं और किसी जर्नल को भी देखते हैं और फिर उसके बाद दोबारा इधर आते हैं। सो सेम मैं यहाँ पे वेब ऑफ साइंस पे चला जाता हूँ। सो यहाँ जैसे वेब ऑफ साइंस में लिखा ना, तो इसने मुझे कहा जी कि एक मास्टर जर्नल लिस्ट इंडिकेट कर रहा है। वेब ऑफ साइंस MJL बाय क्लैरीवेट, इट मीन्स कि ये क्लैरीवेट इसको मेंशन कर रहा है या मेंशन या मेंटेन कर रहा है। हम इसको अगर क्लिक करें तो ये क्या करेगा, ये एक सर्च इंजन खोल देगा। दिस इज अ सर्च इंजन, ठीक है। अब ये क्लैरीवेट के अंदर ही ये पेज मेंटेन हो रहा है और ये कह रहा है कि यू कैन सर्च एक्सप्लोर जर्नल्स इंडेक्स इन दी वेब ऑफ साइंस। सही है, हमने यही अभी पढ़ा भी है कि जी बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ही यही है कि इसने जो है वो अच्छा, अब नीचे इसने जो लिस्ट जो डिटेल दी हुई है जरा उसको पढ़े आप, क्या लिखा हुआ है, आपको से क्या समझ आता है? जस्ट गो थ्रू इट। लेट मी शेयर इट विद द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स एज वेल। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैं उनसे भी शेयर कर लेता हूँ। So we stop share and we share the web page. This is the web page. Let's share it. So now it is being shared here. Okay, इसको हमने यहाँ से हाइड कर दिया। Okay. So पढ़े, जोर से पढ़े। The master journal is an invaluable tool to help you to find the right journals for your needs across multiple indices. Hosted on the Web of Science platform, spanning all the disciplines and the regions. Web of Science core collection is the all is at the heart of the Web of Science platform. Curated with the care by an expertise of in-house editors. Web of Service core collection includes only journal and demonstrate high level of editorial rigor, Rigor. rigor, rigor, yeah. And the best practice. As well as the Web of Science collection, you can search across the following, especially the collection biological abstracts, by biosis, review, zoological record, and the current content connect as well as the chemical information protects. ठीक है। सो देखिए अभी क्या है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जी कि ये मास्टर जर्नल लिस्ट यहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं। एक होती है JCR जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, एक होती है मास्टर जर्नल लिस्ट। तो बड़ी सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब एक जर्नल जो है वो अपने आप को इंडेक्स करता है वेब ऑफ साइंस के ऊपर जाके, तो वो मास्टर जर्नल लिस्ट में आ जाता है। ये एक ऐसी जर्नल लिस्ट है जो कि मास्टर जर्नल्स हैं, कुछ क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंडेक्सेशन की कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। यू कैन टाइप एंड सर्च के व्हाट इज द रिक्वायरमेंट बाय वेब ऑफ साइंस टू इंडेक्स अ जर्नल। वो आपको एक लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स देगा कि सेटिस्फाई करें तो मैं आपको इंडेक्स करूंगा। और अगर आप वाकई अच्छे जर्नल हैं तो फिर आप वो सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स कि आप बाकी जर्नल से अच्छे हो गए कि आपने इंडेक्स कर लिया अपने आप। सो इंडेक्सेशन में ये कंपल्शन है कि आप अपने आप को एटलीस्ट एक नॉच दो नॉच अप होते हैं किसी और ऐसे जर्नल से जो कि इंडेक्स नहीं है, तो आप आ जाते हैं मास्टर जर्नल लिस्ट के अंदर। बट स्टिल यू आर नॉट इन JCR। जनरल साइटेशन रिपोर्ट कम्स इन आफ्टर 3 years बिकॉज यू विल रिमेन इंडेक्स्ड। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल आप पब्लिश करेंगे, आप ये आपका ट्रैक रखेंगे साइटेशंस का। 3 साल के बाद आपको पहला इम्पैक्ट फैक्टर मिलेगा अगर आपको साइटेशंस मिली होंगी ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। ठीक है, तो JCR ये पब्लिश करते हैं, लेकिन वो हर MJL की जर्नल की नहीं हो सकती। हो सकता है कि कुछ जर्नल्स को फिर भी JCR में इंक्लूजन ना मिले, वो इंडेक्स्ड हो बट कोई साइटेशन ना हो। ठीक है, तो उस केस के अंदर ऐसे जर्नल्स हैं, यानी मास्टर जर्नल लिस्ट इज अ लार्जर लिस्ट, JCR उसके अंदर से एक सब है। ठीक है, तो वी कैन जस्ट लॉग इन, ये सब पेड सर्विस। इनफैक्ट ये जनरली आपको लॉग इन दे तो देते हैं, लाइक आई कैन लॉग इन, बट आई हैविंग क्योंकि मैंने फ्री अकाउंट बनाया हुआ तो मुझे लिमिटेड एक्सेस नजर आएगी इसके ऊपर अपनी। आई कैन नॉट से
if I try to log in with say probably with the Google, तो मुझे ये लॉग इन कर देगा इसके ऊपर, बट वो मेरा फ्री अकाउंट है इसलिए मुझे लिमिटेड एक्सेस मिलेगी। फॉर दी कंप्लीट एक्सेस आई हैव टू पे, माय ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे। ठीक है, चलिए अब इसने मुझे जनरल लॉग इन कर दिया। सो अब मैं कर सकता हूँ कि किसी जर्नल को मैं सर्च कर सकता हूँ कि ये क्या वाकई ये एमजेएल में या इनके किसी कोर कलेक्शन के अंदर शामिल भी है कि नहीं है। अगर वो अच्छा जर्नल है तो मैंने उससे आर्टिकल पढ़ने हैं, पढ़ने से पहले मैंने जर्नल का नाम फिगर आउट किया, मैंने कहा इसे पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, जाके यहाँ पे देखूंगा मैं। तो से एक जर्नल है, मैं पहले चले जर्नल्स को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक जर्नल का नाम यहाँ पे लिखता हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क्स एल्सवेयर का एक जर्नल है, नाम इसका कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ये इसकी वेब पेज है। तो देखिए ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का वेब पेज आ गया। ये एक जर्नल है, कह रहा है कि सपोर्ट ओपन एक्सेस, इट मींस हाइब्रिड मोड पे काम करता है। ठीक है, दोनों टाइप के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। यहाँ पे देखिए इम्पैक्ट फैक्टर्स ने दिया हुआ है कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर है दो, इम्पैक्ट 4.6 है। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे कुछ बताएगा। अगर आप इसको पढ़ें तो अभी जो हमने बात की उसके बारे में आपको अंदाजा होगा कि Impact factor measure the average number of citation received in a particular year by the paper publisher in the journal during the two preceding years. 2024 journal citation reports. ठीक है, तो 2024 की जेसीआर है ये, जिसमें इसका इम्पैक्ट फैक्टर 4.6 है, जो कि पब्लिश हुई है 2025 में। क्लैरीवेट एनालिटिक्स ने पब्लिश की है, और वो उसकी डेफिनेशन भी दे रहा है कि जी हमने इसको कैलकुलेट कैसे किया है। साइटेशंस इन ईयर 2024 डिवाइडेड बाय पेपर्स पब्लिश्ड इन ईयर 2023 एंड 2022। मैडम ये तो नहीं चलेगा कि आप लेट भी आए और घंटा घंटा और उसके बाद जो है ना क्लास में आ जाए, दिस इज नॉट वे फॉरवर्ड। जरूरी काम नहीं है। नहीं नहीं, मेरा काम ज़्यादा ज़रूरी है, फिर आप कोर्स ड्रॉप कर दें इफ दिस इज द केस, बिकॉज आई डोंट अलाउ माई स्टूडेंट्स टू कम लेट। आइदर यू बी डिस्टेंस लर्नर, या तो वहाँ पे फिर बन जाए ना आप। अगर आप नहीं आ सकती, कोई इशू है, प्रॉब्लम है, यू कैन नॉट कम रेगुलर टू द क्लास, देन बिकम द डिस्टेंस। सुबह थी एक क्लास लेने मगर मुझे कॉल आई थी इमरजेंसी, तो मैं गई हूँ फिर। चलिए अगर इमरजेंसी थी ठीक है, एग्रीड, एक आध दफ़ा चलता है। बट ये कि मैंने लास्ट में भी आपको देखा, लास्ट क्लास में भी आप लेट थी, आज फिर लेट हैं आप। चलिए नेक्स्ट तो इंशाल्लाह। काइंडली क्लास की जो टाइमिंग है वो 12 से 3 है, थैंक तो यू। आपने 12 से अवेलेबल होना है। थैंक यू। सही है ना? हाँ, आपने कोई अभी तक मुझे समरी भी नहीं भेजी पिछले 2 लेक्चर्स की, 3 लेक्चर्स की। सर समरी में भेज दूंगी आपको। अच्छा। चले तो बस ये जरा कुछ क्लास के रूल्स को फॉलो करें, अदरवाइज ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपका ही फायदा है इसमें। ठीक है, तो टेक इट इन दैट वे कि विल नॉट बी इन दी क्लास तो फिर कोई उसका मज़ा नहीं आता। ठीक है जी, तो ठीक है जी मोइन, सो दिस इज हाउ व्हाट वी डू दिस। तो यहाँ पे हमें इसका, इस जर्नल के वेब पेज के ऊपर इसका इम्पैक्ट फैक्टर नजर आ रहा है, और इसका नाम मैंने आपको बताया, मैंने आपको ओपन एक्सेस, क्लोज एक्सेस या सब्सक्रिप्शन बेस्ड जर्नल्स का भी बता दिया। तो अब ये एक वेब पेज है एक जर्नल का, जिसका नाम कंप्यूटर नेटवर्क्स है, और ये एल्सवेयर के बैनर के नीचे पब्लिश हो रहा है। इसकी डिटेल्स अगर हम देखना चाहें कि और मैं कोई चीज़ पढ़ूँ कि जी ये क्या चीज़ है, तो अब हम जब नीचे आते हैं तो ये आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देगा जी के मैं क्या क्या कर रहा हूँ अपने बारे में। आपको देखें, पढ़ें आप, तो लिखा है कि जी द जर्नल इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन नेटवर्किंग। इट्स एन इंटरनेशनल आर्काइवल जर्नल प्रोवाइडिंग अ पब्लिकेशन व्हीकल फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट टू दोज इन्वॉल्व इन कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्किंग एरिया एटसेट्रा एटसेट्रा। और खोल के पढ़ सकते हैं हम। ओपन एक्सेस के बारे में बता रहा है, देखें लिख रहा है कि जी आर्टिकल पब्लिकेशन चार्जेस हैं मेरे $2440, अगर आप ओपन एक्सेस में जाना चाहते हैं। और इट कैन रिड्यूस बेस्ड ऑन, अगर आप कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में हैं या कुछ आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो अलाउ करते हैं वो। और फिर नीचे सब्सक्रिप्शन की बात भी कर रहा है कि नो पब्लिकेशन फी चार्ज टू ऑथर्स एंड पब्लिश्ड आर्टिकल्स आर इमीडिएटली अवेलेबल टू सब्सक्राइबर्स एंड देन दे पे इट। तो वो दोनों ऑप्शंस पे काम करते हैं। नीचे बता रहा है जी कि मेरा 21 दिन का सबमिशन टू फर्स्ट डिसीजन प्रोसेस है। 125 दिन तक मैं आपको जनरली अपना डिसीजन रिव्यू का दे देता हूँ, और फिर एक्सेप्टेंस तक तकरीबन आपको 157 दिन लगते हैं। कितने महीने हो गए ये? सात
30 दिन का एक महीना होता है ना। 5 6 तकरीबन 6 महीने में ही आपको आपका पेपर एक्सेप्टेंस की स्टेज में आ जाता है, और एक्सेप्टेंस के बाद तकरीबन 12 दिन में पब्लिश हो जाता है। कुछ और भी इंसाइट्स को दे रहा है, आप खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं डिटेल्स में। बरली अपने उसने कुछ की बेंच मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो वो आप यहाँ पे इसके अंदर से पढ़ सकते हैं। और ठीक है, बाकी कह रहा है कि जी मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग इंडेक्सिंग कहाँ कहाँ पे हुई है। मैंने स्कोपस में भी अपने आप को इंडेक्स किया हुआ है, मैंने साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड में भी किया हुआ है, मैंने SCI या इसको साई मैगो जर्नल रैंक SJR कहते हैं उसके अंदर भी हूँ। SNIP भी एक पर्टिकुलर इंडेक्सेशन का पर्सपेक्टिव है, EI कंपेंडेक्स भी है। तो ये बहुत सारे हैं, इनको आप अपने एंड पे एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इनमें जो मेजर हैं वो दो हैं, स्कोपस एक साइटेशन साइंस साइटेशन इंडेक्सिंग है, और एक जो है वो वेब ऑफ साइंस की SCIE है जिसमें ये इंडेक्स, तो ये दो पॉपुलर हैं। और खैर दिस इज हाउ इसका ये प्रोसेस है, आप इसको अपने पेन पे खोल के देख सकते हैं। और इनके एडिटर्स जो हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, लास्टली पब्लिश्ड आर्टिकल, जो प्रेस में आर्टिकल्स हैं, जो मोस्ट साइटेड आर्टिकल्स हैं, मोस्ट डाउनलोडेड आर्टिकल्स हैं, मोस्ट पॉपुलर आर्टिकल्स हैं, वो सारे आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। सारे डाउनलोडेबल नहीं होंगे, लाइक अगर मैं इसमें लेटेस्ट पब्लिश पे जाऊँ तो ये मुझे देखें बता, कुछ पे इसने PDF शो की हुई है, कुछ में सिर्फ उसने एब्स्ट्रैक्ट ओनली लिखा हुआ है। तो ये देखें सेकंड वाले में उसने कहा ओपन एक्सेस, ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, तो ये पूरा आर्टिकल अवेलेबल है। बाकी जो 4 लिखे हुए हैं ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन बेस्ड हैं, यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है। और फिर ये कुछ उसने इंफॉर्मेशन दी हुई हैं कि जी हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेस कराई हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे। फिर इनके कुछ स्पेशल एडिशंस हैं, उनमें भी आप जा सकते हैं। और अल्टीमेटली देयर आर मेनी थिंग्स जो कि इनकी वेब पेज पे आपको नजर आएंगी। ठीक है। अब पॉइंट क्या था कि जी ये तो इसने अपना वेब पेज बनाया हुआ है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जी ये तो इसने खुद लिख दिया इम्पैक्ट फैक्टर, क्या ये वाकई है भी कि नहीं है। तो आई विल गो ऑन टू द वेब ऑफ साइंस एंड आई राइट डाउन इट्स नेम हियर, इसका नाम या इसका ISSN नंबर या इसका कोई लिंक या शॉर्ट कुछ कीवर्ड्स, एंड आई कैन सर्च दिस जर्नल। तो ये मुझे कहेगा जी हाँ जी ये सारे इस नाम से एग्जिस्ट करते हैं जर्नल्स, और आपका जर्नल जो है वो ये रहा। ठीक है, ये कह रहा है जी कि ये कंप्यूटर नेटवर्क्स का जर्नल है। मैं इसके पेज को अगर आप खोलेंगे तो ये इसकी डिटेल खोल लेगा, और ये आपको बताएगा जी ओके ये जो जर्नल है ये ठीक है हमारे पास रजिस्टर्ड है, एल्सवेयर इसको पब्लिश कर रहा है, ISSN नंबर ये है इसका, ये इसकी वेबसाइट हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, ये 1999 से पब्लिश हो रहा है, 18 इसके इश्यूज आते हैं 1 साल के अंदर, और इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, नेदरलैंड से पब्लिश होता है, 1 साल 1 महीने में 2 दफ़ा पब्लिश होता है, सेमी मंथली टाइप कह लें आप, शो हो रहा है। तो इस तरीके से अगर इसको आप चलते जाएं, ये इसकी कवरेज शो की भी है कि हमारे पास की कोर कलेक्शन जो है वो साइंस साइटेशन इंडेक्स एक्सपेंडेड है, करंट कंटेंट मोस्टली इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी का है, और कुछ और कंप्यूटर साइंस की चीज़ें भी यहाँ पब्लिश होती हैं। तो इसमें बहुत सारी डिटेल, और इसकी JCR भी आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसकी एक अगर आपको JCR डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको एक्टिव यूज़र होना चाहिए, सब्सक्रिप्शन लें आप। 2024 का इसका इम्पैक्ट फैक्टर हमारे पास है, बट आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप प्रॉपरली हमारे फुल मेंबर नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली ये, और ये कुछ और पैरामीट्रिक भी उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है 2023 का 18 का। बहरहाल ये कि इधर से आपको बहुत सारी चीज़ें जो नजर आ रही हैं। क्या चीज़ मेन है कि आपको वेरिफिकेशन मिल रही है कि जर्नल ने जो अपने पास लिखा है वो एक थर्ड पार्टी वेरीफाई कर रही है। सो इट मीन्स दिस इज अ गुड क्वालिटी जर्नल। ठीक है। किसी भी जर्नल को आप सर्च कर सकते हैं, चाहे आप पढ़ने के लिए उस जर्नल को सेलेक्ट कर रहे हैं या पब्लिश करने के लिए कर रहे हैं, तो यू कुड गो एंड डू दिस एनालिसिस पोर्शन हेयर। सो इट मीन्स कि इट वुड सेटिस्फाई योर सेल्फ की ये चीज ठीक है। मैं वेब ऑफ साइंस के बारे में हमने बात कर ली, हमने जर्नल्स की। अभी तक कुछ और भी बेंच मार्किंग लाइक साइट स्कोर एक और बेंच मार्किंग है। ठीक है, ये जो इधर ऊपर लिखा हुआ है साइट स्कोर, ये एक और परफॉर्मेंस बेंच मार्क है। ये वो साइड वाला साइटेशन किसी का नहीं। अभी देखें ना इसको पढ़ते हैं ना क्या कहता है, ये एक और चीज है। क्योंकि देखिए आपने आपने बेंच मार्किंग करनी है ना तो उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ये कह रहा है कि इसको पढ़ें, क्या कह रहा है कि ये कैसे कैलकुलेट होता है 9.3। Finally, calculation scheme for peer reviewed document published in this title.
assign score value as based on citation counts in a range of your 4 year उसने ये mention किया to be reviewed documents, article review, conference paper, data papers, and the book chapters published in the same 4 calendar years divided by the number of these documents in the same 4 years. ठीक है, सो ये इसके मेजरमेंट के लिए अलग क्राइटेरिया। और ये देखिए वो कह रहा है कि इसकी डिटेल्स देखनी है तो स्कोपस पे जाके देखें, यानी ये स्कोपस वाले करते हैं, ये वेब ऑफ साइंस वाले नहीं करते। जो पिछला वाला था अगर आपने नोट किया हो तो दैट वाज, इसने यहाँ स्कोपस का जिक्र नहीं किया, Yes, sir. यहाँ उसने सिंपल कहा और कोई लिंक भी नहीं दिया हुआ। तो बहरहाल ये जेसीआर जो है ये वेब ऑफ साइंस पे है। और अब यहाँ से पता चलता है कि स्कोपस भी कोई काम करता है, यानी उनके पैरामीटर्स। और जो जर्नल एक रेगुलर एक जो थर्ड जर्नल होता है वो उन सारे इंडेक्सेशन एजेंसी से जो उनके बेंचमार्क्स हैं वो लेता है और अपनी वेबसाइट पे शो करता है। तो ये दो मेजर एजेंसीज हैं, तो उन्होंने दो मेजर चीजें यहाँ शो की हुई हैं। और भी चीजें हैं जो कैलकुलेट होती हैं, जो कि हम आगे अपनी प्रेजेंटेशन में देखते हैं। बट ये कि पहले हम प्रेजेंटेशन पे चले जाते हैं एंड देन वी कम बैक टू दिस प्लेस। अच्छा जी, सो वेब ऑफ साइंस हमने देख लिया। अब हम आते हैं स्कोपस के ऊपर। सो स्कोपस इज अनदर लार्जेस्ट एब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस, again citation database for academic literature, and it contains larger number of journal articles and titles than the web of science. It means Scopus has got a long history, या कहें कि ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है इनकी, और काम वही है, बट ये सेपरेटली काम करते हैं। और इनके पास भी लोग अपने आप को इंडेक्स कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली इनकी डिटेल्स आती हैं। स्कोपस की वेबसाइट भी हम देखते हैं, और स्कोपस की वेबसाइट पे अगर हम जाते हैं तो हम उसको भी एक दफ़ा एक नज़र डाल लेते हैं जी, स्कोपस कैसे देख रहा है। सो लेट्स गो टू दी स्कोपस। शेयर इट विद द ऑनलाइन ऑडियंस। ठीक है जी, सो मैंने इसको शेयर कर लिया, और उसके बाद हमने किया ये कि जी इसको हमने हाइड कर दिया। लेट मी दैट्स मैक्सिमम मिनिमम जैसे मैं जितनी इसकी साइटेशन ज्यादा आ गई, कोई एक फिक्स नंबर तो नहीं डिफाइन कर सकते। तो आप ये जरूर देख सकते हो, आप सर्च करोगे जी इम्पैक्ट दी लार्जेस्ट इम्पैक्ट फैक्टर गिवन इन 2024, तो आपको एक नंबर नजर आएगा। हर जेसीआर में नंबर वेरी करेगा, हर साल की जेसीआर में, डिपेंडिंग अपॉन कि उस जर्नल को उस साल में कितनी साइटेशंस मिली हैं और कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए। जो फॉर्मूला है उसमें दो चीजें हैं, न्यूमरेटर में यू हैव द साइटेशंस, डिनोमिनेटर में यू हैव द नंबर ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड। हाउ दिस वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट फैक्टर कैन बी इंक्रीज्ड, क्या तरीके हो सकते हैं कि इम्पैक्ट फैक्टर इंप्रूव करे, यानी आपका जो एडिटर है जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है वो क्या तरीका कर सकता है टू, क्योंकि उसकी तो ख्वाहिश होगी कि मेरा हर साल इम्पैक्ट फैक्टर इंप्रूवमेंट पे जाए ना, तो कैसे कर सकता है अगर सिर्फ फॉर्मूले को देखो।
उसकी साइटेशन दी होगी और उसके लिए उसको पेपर उसको ओपन सोर्स करना पड़ेगा ताकि उसकी साइटेशन ज़्यादा से ज़्यादा साइटेशन। और बात फिर वही है कि मतलब पेपर अच्छा होगा तो साइटेशन क्या आएगा। हाँ ठीक है। Quality of publication, quality of acceptance of a paper has to be improved. So number of citations increase करें, यानी जो न्यूमरेटर है वो बढ़ जाए। पहले 100 था, अगले साल 200 हो जाए, 400 हो जाए। तो एक तरीका तो है कि साइटेशन इंक्रीज करें आप। दूसरा तरीका, डिनोमिनेटर में एक और फिगर भी है, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स। ये जो रेशियो है ये बढ़ जाएगी। बढ़ेगी दो तरीकों से, साइटेशंस बढ़े तो ये रेशियो बढ़ जाएगी। दूसरा तरीका ये कि आर्टिकल की पब्लिकेशन कम कर दें आप। जितने कम आर्टिकल्स पब्लिश करेंगे अगेन ये नंबर बढ़ेगा। सो ये दोनों तरीके फिर फॉलो किए जाते हैं बाय द जनरल एडिटर्स कि दे मेक देयर क्राइटेरिया ऑफ एक्सेप्टेंस मोर स्ट्रिक्टर, सो दैट आर्टिकल्स या जो एक्सेप्टेंस है रेशो वो कम हो जाए। जितनी एक्सेप्टेंस रेशो कम होगी उतना उसके चांसेस ऑफ गिविंग मोर साइटेशंस हैं और इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। सो दिस इज द स्कोपस वेब पेज। इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। और इनमें अगेन ये पेड सोर्स है, हर चीज़ इसमें अवेलेबल नहीं है। यू कैन स्टिल मेक योर अकाउंट एंड कैन एक्सप्लोर सर्टेन थिंग्स। इनका एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है उसको हम नाम देते हैं स्कोपस जनरल रैंकिंग। स्कोपस जनरल रैंकिंग SJR के नाम से। और अगर मैं उसको खोल लूँ तो जनरल मीट्रिक्स जो है वो वहाँ पे डिफाइंड होते हैं। लाइक ये वो आप पेज खुल गया है। लेट मी अलाउ एड्स। क्योंकि ये पेड है तो ये मुझे अब कह रहा है कि इसमें आप इसको, प्लेटफॉर्म सॉरी, प्लेटफॉर्म में हाँ ये एल्सवेयर वाले मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, और देखें यहाँ पे उसने इसका होम है, आप होम पे जा सकते हो। ये भी जनरल रैंकिंग खोली भी मैंने। इसका नाम है श्मिगो जनरल एंड कंट्री रैंकिंग SJR। लेट्स सी हाउ दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। इसको हम क्या करें, इसका क्या करें, क्या लिखें इसको। इसको वैसे गूगल लिख लो नीचे आपको मैं वही कर रहा हूँ गूगल में, लेकिन इसको गूगल ट्रांसलेशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन आएगा। अभी हाउ टू प्रोनाउंस दिस थिंग, लेट्स सी। श्मिगो ही पढ़ते हैं बट जस्ट Working at Julian's pronunciation guide, where we're looking at how to pronounce better some of the most mispronounced words in the world, like this other curious word. But how do you say what you're looking for today? So how do you say this word? Well, I did quite a lot of research and couldn't find the definite answer, but I got some interesting findings for you. The index is based in Madrid, Spain. It was created in Spain as well. It seems in Spanish they say it as Simago. Simago. El indicador Simago You've heard it. It seems that in Spanish they say it as Simago. Okay, and I think quite a lot of people say it as Simago as well. In English, I guess it would be like science. Okay, science is also spelled Simago. Simago. ठीक है जी, सिमागो। ठीक है, सो इट्स स्मागो। उसको हम पढ़ते हैं, स्पेनिश वर्ड है इसलिए थोड़ा सा इसका लोग उतना आइडिया नहीं होता। बट ये कि स्मागो जनरल एंड कंट्री रैंकिंग ये डेवलप्ड बाय दी स्कोपस है। और ये इनका जनरल रैंकिंग है। आप यहाँ पे अब से नाउ यू कैन सी हियर कि इन्होंने एक लिस्ट दी हुई है जर्नल्स की, नाम लिखे हुए हैं, उनका टाइप मेंशन्ड है, फिर उनकी कुछ और पैरामीटर्स इन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं। लाइक ये कहते हैं जी कि ये Q1 जर्नल है, क्वार्टाइल 1। अब क्वार्टाइल भी हम डिस्कस करते हैं कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। इस जर्नल का पहले को अगर आप देखो, इसका H इंडेक्स दिया हुआ है इन्होंने एक। फिर इसने कहा है कि टोटल डॉक्यूमेंट्स 2024 में इन्होंने पब्लिश जो किए हैं 43 हैं। टोटल डॉक्यूमेंट 3 साल में जो पब्लिश किए हैं वो 122 हैं। टोटल रेफरेंसेस 2024 के 2704 हैं। टोटल साइटेशंस 3 साल की 40,834 हैं। साइटेबल डॉक्यूमेंट्स 3 साल के 81 थे जो साइट हुए 3 साल के अंदर। और साइटेशन डॉक्यूमेंट्स
साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट जो है वो 168 है, और रेफरेंसेस पर डॉक्यूमेंट जो है वो 62 है 2024 की। 2 साल की ज़्यादा है, 1 साल की कम है। और जो परसेंटेज फीमेल पब्लिकेशन, उसमें शायद एक और चीज़ उन्होंने निकाली हुई है, 48% जो है वो ऑथर्स शायद फीमेल हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अमेरिकन जर्नल है, ठीक है। तो दिस इज सम डिटेल्स। ये हर पैरामीटर जो है उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर चीज़ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होती है। इसमें यहाँ पे 3 साल का लिखा है, हम इसमें टोटल साइटेशंस के परस्पेक्टिव से भी कर सकते हैं। खैर, देर आर थिंग्स, इसको अगर आप क्लिक करें तो ये अगले आर्टिकल्स, अगले जर्नल्स खोल लेगा। आप इसमें एरिया वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ओपन एक्सेस को, मतलब कुछ और चीज़ों को भी एक्सप्लोर करके शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं, तो ये आपको देना शुरू कर देगा। अब से मैं इसमें सर्च करता हूँ किसी एक जर्नल को, अभी हमने थोड़ी देर पहले कंप्यूटर नेटवर्क सर्च किया था, मैं उसी को सर्च करता हूँ कि जी ये जर्नल साइंस स्कोपस में कैसे साइट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है आपको, वेब ऑफ साइंस में ऑलरेडी देखा था, इसको खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे बता रहा है कि जी ये जर्नल जो है ये किस कंट्री का है, इसका एरियाज, पब्लिशर्स, इसका इसका SJR, ये एक जनरल रैंक दे रहा है 1.17। ये इम्पैक्ट फैक्टर नहीं दे रहा, ये जनरल रैंक दे रहा है, SJR दे रहा है। तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर वहां पे आपको याद होगा 4.6 था, वो यहाँ कहीं नजर नहीं आएगा आपको। सो ये इसका ISSN है, टाइप है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, क्वार्टाइल की वैल्यू है, इंडेक्स की वैल्यू है। ये इसका ग्राफ है कि जी ये 2018 से Q1 चल रहा है, उससे पहले पहले Q2 में था, और अभी 2024 में Q1 के अंदर है। और बाकी उसने कहा है कि जी कुछ सिमिलर जर्नल्स भी हैं, कुछ इनके ट्रेंड शो कर रहा है। यहाँ पे SJR ये दिखा रहा है कि जी इसका SJR 1.17 है 2024 का, 23 में 1.52 था, 1.625 था, तो ड्रॉप हुआ है इसका SJR। तो ट्रेंड देख सकते हैं। अब टोटल साइट्स जो है इसकी 2024 में 9,000 हैं, और जो सेल्फ साइट्स हैं वो भी हैं कुछ 453 हैं। और ये टोटल डॉक्यूमेंट्स जो उसने पब्लिश किए हैं 625 2024 में पब्लिश किए हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, साइट्स पर डॉक्यूमेंट भी नज़र आ रहा है आपको, एक्सटर्नल साइट्स भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये पैरामीटर आप जो देखना चाहें डिटेल में खोल के देख सकते हैं, और इनको, इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। हमारा इंटरेस्ट इससे होता है कि Q1 है और SJR 1.17, ठीक है। लेकिन ये सारा का सारा दिया है स्कोपस ने, ठीक है। क्वार्टाइल्स पे मैं आता हूँ। क्वार्टाइल्स ये होते हैं कि जब आप, अब जितने जर्नल्स इनके पास इंडेक्स्ड होंगे एक साल में, ये जब उनको देने जाएंगे SJR, तो SJR की एक रेंज होगी। एक मिनिमम SJR होगा, एक मैक्सिमम SJR होगा। से 40,000 जर्नल्स हैं, हर जर्नल को SJR मिल गया, तो अब वो SJR की एक रेंज है। कोई 0.2 पे होगा, कोई 0.3 पे होगा, कोई 0.4 पे होगा, कोई 1.6 पे होगा, कोई 2.6 पे होगा। जो फॉर्मूला उसका है उसके तहत ये अनाउंस, ये इन्होंने अभी कभी तक, ये आज तक ये नहीं बताया कि SJR का फॉर्मूला क्या है, but something is there. So they calculate the general rank, and now general rank has a range from some lower value to a higher value. जैसे impact factor की भी रेंज होनी चाहिए। Then what they do, they plot all those values, say minimum, assume कर रहा हूं मैं कि एक साल में minimum value थी 0.1, maximum value थी 2.1, तो ये रेंज आ गई। अब वहां पे ये 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3, 3 लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जो राइट मोस्ट यानी हाईएस्ट SJR होंगे फ्रॉम दैट लाइन, दैट वुड बी डिक्लेयर्ड एज Q1 जर्नल्स। सुन लेना, क्वार्टाइल 1 के जर्नल्स हो जाएंगे। दूसरी लाइन और पहली लाइन के दरमियान जो जर्नल्स होंगे वो आ जाएंगे Q2 जर्नल्स। लेट मी ड्रॉ इट थोड़ा सा, आपको शायद मैं ज्यादा बेहतर समझ आएगी। मेरी इस पे मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ये आपके पास इस एक्सिस के ऊपर आ गए SJR। So this is the, for 0 is the lowest value. ठीक है, 0.0 and 2.0 is the highest value. So आप करते ये कि जी आप एक सेंटर से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये 1 वाली लाइन होगी, ये 1.5 वाली लाइन होगी, और ये लाइन हो गई 0.5 वाली, ठीक है।
आप जर्नल्स इसमें लाई कर रहे हैं, तो जर्नल्स ये सारे के सारे कुछ इधर हो सकता है 4x जर्नल इधर हो, 2x हो इधर हो, कोई 80-90 इधर हो, कोई 60 के करीब इधर हो। उनकी वैल्यूज है ना इससे ये जो जर्नल्स हैं 1.5 से लेके 2 तक, दे वुड डिक्लेयर्ड एज Q1 जर्नल्स। क्यों? क्योंकि एसटीआर ज्यादा रहता है, तो ये हायर क्वार्टाइल में फॉल कर रही है। स्टैटिस्टिक्स की टर्म में हम क्वार्टाइल्स में डाटा तोड़ते हैं। सो दिस इज Q2, दिस इज Q3 एंड दिस इज Q4। सो सारे जर्नल्स इनकी एसटीआर जो है वो एक एक क्वार्टाइल में आ जाएंगे, और क्वार्टाइल उनकी क्वालिटी शो कर रहा है, क्योंकि एसटीआर से क्वालिटी शो हो रही है। हायर द एसटीआर, बेटर द जर्नल। So accordingly, Q1 is the best quartile, Q2 is the second best, Q3 is the third best, Q4 is the fourth best. All the journals are good quality because ये SCR में हैं, but within journals भी कुछ अच्छे हैं, कुछ उनसे थोड़े से हैं, उनसे थोड़े से। तो क्वार्टाइल डेफिनेशन ये है। अगर आपने पढ़ा होगा स्टैटिस्टिक्स, तो आपने पढ़ा होगा परसेंटाइल की एग्जाम होती है। अगर आप स्टैटिक को 100 हिस्सों में तोड़ देंगे तो हम परसेंटाइल कहेंगे। तो आप जो अपना ये देते हो ना, आप जी मैट देते हैं, गैट देते हैं, तो उसमें आपको परसेंटाइल मिलता है कि उस साल 100 बंदों में से आप किधर फॉल कर रहे हो सकता है आपके नंबर 70 हो या नंबर 40 ही हो, लेकिन आप P100 में हो, आपका आपका जो परसेंटाइल है वो 99% हो, क्योंकि वो जितने लोग अपीयर हुए थे पेपर के लिहाज से, पेपर मुश्किल था, तो मैक्सिमम नंबर इतने आए कि आप हैं तो परसेंटाइल में हायर, बट नंबर कम है। टोटल नंबर 60 है लेकिन परसेंटाइल 93 है। ये हो सकता है ना। तो ये स्टैटिस्टिक्स में डाटा की वैल्यूज डिवाइड होती है इनटू नंबर ऑफ प्लेसेस टू इंडिकेट कि उस वक्त जो लोग हैं उनमें ये बेहतर हो। ठीक है, आप सवाल करें। ठीक है, तो क्वार्टाइल जो है वो ये चीज है। स्टैटिस्टिक्स अगर आप सबने पढ़ी हुई, हमेशा सबने पढ़ी होती है, चाहे वो बेसिक साइंसेस का हो, चाहे या वो का इंजीनियरिंग का हो या नॉन इंजीनियरिंग का हो। तो आप या डाटा को परसेंटाइल में तोड़ते हैं या डाटा को आप तोड़ते हैं डिसाइल में, 10 हिस्सों में तोड़ लेते हैं या 10 लाइनें लगा देते हैं, या आप डाटा को आप क्वार्टाइल्स में तोड़ लेते हैं 4 हिस्सों में। ठीक है, और अकॉर्डिंगली देखते हैं कि डाटा परफॉर्म कैसे कर रहा है। सो जो स्कोपस है ये क्वार्टाइल्स में जनरल की रैंकिंग को ब्रेक कर लेता है और फिर एक Q1 Q2 Q3 Q4 की टर्म भी डिफाइन करता है। ठीक है, आई होप दिस मेड सेंस। सो इस तरह से आप एसटीआर के ऊपर जाके भी चीज़ों की साइटेशंस जो है या कुछ पैरामीटर्स नोट कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली उसके लिहाज से अपने आप को आप देख सकते हैं कि जी ये लाइक एक जनरल यहाँ पे है, ये सारा डाटा है, आप इनमें से भी किसी को खोल के देख सकते हैं। और से अगर मैं नीचे आता हूँ तो ये अब पहले Q1 को शो कर रहा है, फिर ये थोड़ी देर बाद Q2 पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन अब थोड़ी देर बाद आएगा, इतने आराम से नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी सारे जनरल्स होते हैं। तो मैं से यहाँ पे एक नाम जनरल का लिख लेता हूँ, से पाकिस्तान के नाम से सर्च करता हूँ, पाकिस्तान के कोई नाम से जनरल्स हों, तो ये पाकिस्तान जर्नल ऑफ बॉटनी है इनके रिकॉर्ड में। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये Q3 का जनरल है। ठीक है, इसका इम्पैक्ट, इसका एसटीआर देखें कम है, वो 1.1 था, ये 0.262 है, तो इसका एच इंडेक्स भी कम है। और ये यहाँ बता रहा है कि जी Q4 पे था ये कभी के ज़माने में, Q3 में आया कभी Q3, और यहाँ पे अच्छे वक्तों में Q2 तक आया, बट फिर दोबारा आप Q3 में आ गए। ठीक है जी। सो इस तरीके से आप किसी भी जर्नल को जिसमें से आप आर्टिकल पढ़ना चाह रहे हैं या जिस आर्टिकल में आप पब्लिश करना चाह रहे हैं, यू कैन गो एंड check from these third party indexations to confirm the quality of that journal. So this is how things are done. They are very important. ये याद रखिए कि especially PhD के अंदर there is a requirement of publishing at least one impact factor journal, ठीक है, जो कि Scopus indexed हो, जो कि Web of Science indexed हो। तो इस तरह से लोगों के साथ हो चुका है कि उन्होंने पब्लिश कर लिया, जर्नल ने मेंशन किया हुआ था कि जी मैं इंडेक्स्ड हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मेरा इम्पैक्ट फैक्टर भी है, लेकिन इनफैक्ट वो नहीं था। जब नहीं था तो एचईसी करती है ऑडिट पीएचडी के बाद, तो उनकी पीएचडी कैंसिल भी हुई है लोगों की कि जी यू हैव नॉट पब्लिश्ड इन द अप्रोप्रिएट जर्नल। या अगर टाइमली पता चल गया तो लोगों ने फिर दोबारा पूरा प्रोसेस रिपीट किया है पब्लिकेशन के अंदर जाने का। 6 महीने तो देखा ना मिनिमम लगते हैं, एक जर्नल ने कहा हुआ है 2-2 साल तक लोगों को टाइम लगता है पब्लिश करने में। वेट कर रहा हूँ। आप लेट आई ना मैडम, देखिए ये सवाल इसलिए आया क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है क्लास के अंदर पहले 1 घंटे के अंदर। तो ये नुकसान होता है कि सवाल फिर बंदा वो करता है जो क्लास में एक्सप्लेन हो चुका होता है। क्यों जी, कोई सवाल ये हो चुका है ना, कितनी डेप्थ में बात हो चुकी है इसके ऊपर, बट आप नहीं थी क्लास में। तो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि मेरे कि मैं इसको दोबारा रिस्पॉन्ड करूं। मैं शॉर्टली से रिस्पॉन्ड कर देता हूँ
कि जर्नल्स जो है दोनों किस्म के होते हैं, पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं। देर इज नो कंपल्शन ऑफ पेइंग और नॉट पेइंग, बट पे करने को हम ओपन एक्सेस जर्नल्स कहते हैं। उनके कुछ फायदे हैं बट नुकसान भी है कुछ, वो हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, आप जाके पढ़ लीजिएगा। बट पब्लिकेशन प्रोसेस दोनों में टाइम लगता है, 6 महीने से लेके 2-2 साल, 3-3 साल तक भी लग जाते हैं। तो राइट सोर्स पे प्रोसेस स्टार्ट करें ताकि आपको बाद में शर्मिंदगी ना हो। क्योंकि ये सारे प्रोसेस में अगर एक जर्नल होगा तो आप फिर एक रेप्यूटेड पब्लिकेशन कर रहे होंगे, अपने सीवी में लिख सकते हैं। अगर आप किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट में हैं तो उसको वहां पे आप शो कर सकते हैं कि जी मैं Q1 जर्नल पब्लिश किया है। उस पे वो ऑर्गेनाइजेशंस आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी देती हैं, और अकॉर्डिंगली आपके करियर के अंदर भी आपको असिस्टेंस मिलती है। लेकिन अगर ऐसे किसी थर्ड क्लास जगह पे पब्लिश कर लिया जो कि किसी चैनल में नहीं है, उसका कोई फायदा नहीं। ठीक है। सो विद दिस बैकग्राउंड मैं अगेन अब आ जाता हूँ कि मैंने भी जो बात की वो ये की आपसे कि ये तो दो बड़े मेजर चैनल्स हो गए। इसके अलावा SEC का एक अपना प्लेटफॉर्म भी है। बंद तो नहीं हो, खत्म तो नहीं हो गया कहीं अभी? चलो, इस टाइप से मुराद क्या है? मैं तो आपको अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये तरीकाकार है। TH1 या TH2 का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो आपकी लोकल रिसर्च है लॉन्ग वेरी ऑफ सुपरवाइजर, जो कि आपने यूनिवर्सिटी में पब्लिश करनी होती है। मतलब बट लेवल पे हम लोग। नहीं नहीं, मास्टर्स में भी आप कर सकते हैं। तो आपका स्टैंडर्ड है ना कि आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं नीचे, आप मास्टर्स में इस लेवल की रिसर्च कर सकते हैं कि जो इधर पब्लिश हो जाए, तो वाई नॉट करें। बट दिस इज डिसीजन ऑफ यू एंड योर सुपरवाइजर, क्या आपने वाकई ऐसा काम करना है या नहीं करना, तो आपका है। यूनिवर्सिटी की, मैं आपके सवाल का जवाब ऐसे दे सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी की कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने किसी रिसर्च जर्नल के अंदर जो कि इम्पैक्ट फैक्टर हो पब्लिश करना है फॉर MS में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आगे बढ़ी। वो आपकी चॉइस है। बट मास्टर्स के अंदर ना ही HEC की रिक्वायरमेंट है, ना ही यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि अपने काम को आप लाजमी पब्लिश करें। बट अगर आप PhD में एडमिशन लेने जाएंगे यूनिवर्सिटीज में, तो वो ऐसे लोगों को प्रेफर करते हैं जो कि जर्नल्स में पब्लिश करके आए हो, क्योंकि ये एक लर्निंग प्रोसेस है, ये एक सीखने का प्रोसेस है इसके लिए, और इसमें अच्छी क्वालिटी चाहिए। अगर आप अच्छी जगह पब्लिश कर रहे हैं तो अगर मेरे पास आएंगे एज अ PhD स्टूडेंट, तो मैं कहूँगा यार कि इसको आता है, लिखना भी आता है, पब्लिश करना भी आता है। और चूंकि PhD में लाजमी रिक्वायरमेंट है, तो अगर पहले से एक्सपीरियंस है तो आपके लिए काम आसान होगा, नए सिरे से आपको सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। और दुनिया भर में ये स्टैंडर्ड रूल है। बाहर कहीं भी जाते हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वो आपको स्कॉलरशिप ऐसे नहीं देंगे। वो आप कहें जी मैंने मास्टर्स किया हुआ है, तो वो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। वो आपसे पूछेंगे हाँ जी किया हुआ है, पहले बताओगे थीसिस किया है। अगर थीसिस किया तो चलो एक टिक हो गया, एक टिक हो गया। फिर वो आपसे कहेंगे ठीक है थीसिस तो किया, पब्लिश किया है। तो क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं, पोस्ट्स कम होती है, तो दे ट्राई टू फाइंड आउट दैट कैंडिडेट हु हैज डन द बेस्ट, द मैक्सिमम। ठीक है। आपका और आपके सुपरवाइजर का एक हो गया, आपने ऐसे ही बेकार सा थर्ड क्लास काम जो है वो दोस्त के साथ मिलके थीसिस कर लिया। मैं क्यों आपको जी बुलाऊं अपने पास स्कॉलरशिप देके? मैं कहूंगा हाँ, अगर आपने एक इम्पैक्ट फैक्टर में थर्ड पार्टी से वेरिफिकेशन के बाद पब्लिश किया है तो मुझे कोई डाउट नहीं, अब काम अच्छा है, अब इसको बुला लो। ठीक है। तो जितना आप अपना स्टैंडर्ड अप करेंगे, उतना ही लोगों को आपके बारे में, आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा अच्छी हाईलाइट होंगी, और अकॉर्डिंगली आप लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, चलिए अभी ये सेशन क्लोज हो रहा है, लेस देन 1 मिनट रह गए हैं, तो हम करते हैं कि थोड़ी ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, डू योर नमाज पढ़